गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज फिर हम लोग जनरल साइंस का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सी टेट, एन वी एस, के वी एस, यू पी टेट, एम पी टेट, बिहार टेट तथा ऑल स्टेट टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु बिजली घरों में परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। यानी जो परमाणु बिजली घर होता है उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है पूछा है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्यों? न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जी किरण मतलब गामा किरण क्या होता है? गामा किरण में किस प्रकार का आवेश होता है दोस्तों? यानी कौन सा उस पर चार्ज होता है। तो कौन सा चार्ज होता है? तो वो आवेशहीन होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और किस पे कोई चार्ज नहीं होता है? तो आप लोग जानते होंगे न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए। रेडियो कार्बन तिथि, जिसको हम लोग कार्बन 14 पद्धति भी बोलते हैं, का निर्धारण किस विधि के उपयोग से होता है। तो कार्बन 14 पद्धति किस लिए उपयोग किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु का पता लगाने का। जीवाश्म क्या होता है यहाँ पे दोस्तों? जमीन के अंदर चाहे किसी भी, जैसे डायनासोर हो गया, उसका अवशेष मिला तो वो कितने साल पुराना है ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कार्बन 14 पद्धति का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का सारा रक्त, कौन सा? शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो उसको हम लोग किडनी बोलते हैं। किससे माध्यम से शुरू होता है? तो किडनी क्या करता है? प्यूरिफायर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाइड्रोफाइट किसको बोलते हैं? जो जल में पौधा होता है दोस्तों, उगता है। जैसे कमल हो गया, तो कमल को हम लोग हाइड्रोफाइट भी बोल सकते हैं। तो जलीय पौधा जितने होते हैं, कुमुदनी हो गया, कमल हो गया, ये सब जलीय पौधा है। तो जलीय पौधा को क्या होता है? तो उसको हम लोग साइंटिफिक नेम क्या होता है? हाइड्रोफाइट बोलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। दो समांतर दर्पण, दो पैरेलल दर्पण है, मिरर है, के बीच रखी वस्तु, उसके दोनों के बीच में दो पैरेलल मिरर है, उसके बीच में कोई वस्तु रखी है, तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो आप लोग जानते ही होंगे, जब दो पैरेलल के बीच में कोई भी एक वस्तु रख देंगे तो वो अनंत इन्फिनाइट बनेगा। क्या? इन्फिनाइट प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा हुआ है। दो समांतर दर्पण के बीच में रखी वस्तु सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? अब अनंत प्रतिबिंब तो बन गया दो पैरेलल के बीच में, तो सबसे चमकीला कौन होगा? तो दूसरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो सबसे साइन करेगा, यानी वो प्रतिबिंब जो है बहुत चमकदार होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। तेल का जल के तल पर फैल जाना क्या कारण है? अब देखते हैं कि तेल है, पानी में गिर गया, मान ली सपोज 2 बूंद गिरा, तो क्या देखते हैं पूरा में फैल जाता है। तो क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वो जल से कम होता है, जिसके कारण वो पानी की ऊपरी सतह पे फैल जाता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि आपके घर के आसपास किसी गड्ढा में अगर पानी हो तो हम लोग उसमें किरासन तेल डाल देते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन होता है दोस्तों कि जो लार्वा होता है, मच्छर का जो छोटा छोटा बच्चा लार्वा होगा, वो पानी के ऊपर रहता है। अगर हम किरासन तेल डालते हैं तो इसका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ये जल की सतह पे आता है, और जब जल की सतह पे ये आ जाता है तो लार्वा डूब जाता है। तो इसी कारण है कि उसमें किरासन तेल डाला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इसे पूछता है। तो देखिए इसमें कौन सा? तो सरफेस टेंशन के कारण, यानी पृष्ठ तनाव के कारण ये ऊपर रहता है। अब पेंसिल का लेड क्या होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट किसका होता है? कार्बन का अप्रूप होता है। कार्बन का कौन कौन अप्रूप होता है? तो सबसे पहले हीरा आप लोग देख लीजिए, चारकोल हो गया, ग्रेफाइट भी हो गया। ठीक है, तो ये सब उसका अप्रूप है। और चारकोल भी रख सकते हैं, कोयला हो गया, ये सब किसका है? उसी का है। अब आगे देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि वो फ्रिक्शन उसमें नहीं होता है। क्या होता है? उसमें फ्रिक्शन कम होता है, और घर्षण जहाँ नहीं होता है वहाँ
आप नहीं चल सकते। अगर हम ये लिख भी रहे हैं तो इसमें भी फ्रिक्शन के कारण ही, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बर्फ पे चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम है, यानी फ्रिक्शन कम है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोलक गर्मियों में सुस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लोलक किसको बोलते हैं? तो घड़ी में जो लोलक होता है, वो बेल बजता है, वही लोलक उसी को बोलते हैं। तो घर वो सुस्त क्यों हो जाता है? गर्मियों में घड़ी क्यों सुस्त हो जाता है? तो क्या होता है कि लोलक का जो लंबाई होता है वो मेटल का होता है, और गर्मी होगा तो मेटल पिघलता है, तो उसका लेंथ बढ़ जाता है, इसके कारण घड़ी सुस्त होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है आवर्तकाल इजकल टू टी बराबर 2 पाई√L/G। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्यों आवर्तकाल बढ़ेगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है आवर्तकाल कैसे बढ़ता है इसको देखिए। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एल के। अब टी जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो लंबाई, जब लंबाई बढ़ रहा है, एल सॉरी यहाँ पे एल होगा, जब लंबाई, अगर हम लंबाई बढ़ रहा है तो टी भी बढ़ेगा, तो इसी कारण है कि आवर्तकाल बढ़ जाता है। अब आगे देखिए, ऊंचे संस्थान क्या है? ऊंचे संस्थान पर पानी 1000 नहीं होगा, 100 डिग्री होगा। इसको आप लोग काट लीजिए, मिस्टेक हो गया। 100 डिग्री से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्या है? जब आप पहाड़ पे जाइएगा तो देखिएगा, आपका जैसे खाना बना रहे हैं तो जल्दी पक जाता है। क्यों क्यों क्यों? तो क्यों ऐसा होता है? तो पानी जो होता है, वाटर आपका होगा, वो 100 से कम टेम्परेचर पे, यानी 100 टेम्परेचर पे वो बॉयल होता है। तो कितना पे हो जाएगा? 92 हो गया, 95 हो गया, इतना ही टेम्परेचर पे वो आपका बॉयल होना शुरू हो जाएगा और खाना जल्दी पक जाता है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्यों होता है ऐसा? तो वायुमंडलीय दाब के कारण, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण भी होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, पीतल मिश्र धातु है किसका? तो जस्ता और तांबा का। तो जस्ता का जेडन से इसका संकेत होता है, और क्या होता है? सीयू। ये दोनों के कारण पीतल इसका दोनों मिश्र धातु के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो गैसों का दाब किससे? मैनोमीटर से। यानी गैस का जो प्रेशर है किससे मेजर करते हैं? मैनोमीटर से। दोस्तों, जो दोस्त इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिलता रहे। और दोस्तों, जिनको भी ईवीएस का नोट्स चाहिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। ट्राम्बे में स्थित है। उसका 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर, जिस क्या क्या नाम है? उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसमें 5वां रिएक्टर का क्या नाम है? तो ध्रुव नाम का रिएक्टर है, जो कि उस किसका? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में जो स्थित, ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? ध्रुव। आगे देखिए, अग्न्यासी रस क्या होता है? अग्न्यासी रस जो पाचक रस बोलते हैं, जिसको शरीर में पचाने वाला डाइजेस्टिव इंजाइम जिसको होता है, वही होता है। तो पाचक रस पाए जाने वाला इंजाइम, ठीक है, ट्रिप्सिन, प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स, यानी पेप्टाइड्स, ऑप्शन में क्या आ रहा है आपको? पेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक है, अग्न्याशय में जो रस होता है, क्या? ट्रिप्सिन हो गया, प्रोटीन हो गया और पेप्टोन हो गया, जो किसमें बदल? पेप्टाइड में बदल जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मनुष्य में जो दाद होता है, रिंग वर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, खाज खुजली जिसको बोलते हो, किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये जान लें, किसके कारण होता है? कवक। अब कवक में उसका कौन से कवक के कारण होता है? तो माइक्रोस्पोरम। क्या है? माइक्रोस्पोरम। क्या? माइक्रोस्पोरम। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्कर्वी। अस्कर्वी किसके कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन डी का क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। ये सब क्वेश्चन भी जनरली पूछते रहता है। आगे देखिए, सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम। ओस्मियम है। इसका सूत्र क्या होता है? तो ओएस हो गया। ठीक है, सॉरी, ओएस, ये ध्यान दीजिए, ओएस।
विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है। चालक जिसमें जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसके पास हो जाए, ठीक है, और अचालक जो पास ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जान ली। अब देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो चांदी होता है। अब ऐसे चालक तो बहुत है, जैसे तांबा हो गया, कॉपर हो गया, सब हो गया, लोहा हो गया, ये स्टील हो गया, ये सब तो वो क्या है, चालक है। लेकिन सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी को। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट, क्या पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl.MgCl2 × 6H2O, ये क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूरेनियम के नाभिक, क्या यूरेनियम के नाभिक विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? जब यूरेनियम का पूरा विघटन हो जाता है दोस्तों तो क्या प्राप्त होता है? तो सीसा, अंत में पीबी प्राप्त होता है। पीबी का, सीसा का फॉर्मूला पीबी होता है। तो यूरेनियम को पूरा जब नाभिकीय रिएक्टर में होता है तो पूरा उसको क्या होता है, विघटन हो जाएगा, तो अंत में उसमें क्या, सीसा बच जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ध्वनि की तीव्रता को किससे माप मेजर करते हैं? कई बार पूछा हुआ है, तो डेसिबल से। अब यहाँ आपसे पूछा है ध्वनि को मापने की इकाई क्या है। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछता है ध्वनि की तीव्रता किससे मेजर करते हैं, तो ये दोनों डेसिबल से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील, कौन स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? मतलब स्टेनलेस स्टील अगर आपको बनाना हो तो कौन कौन से धातु को एक फिक्स रेशियो में मिलाना पड़ता है, तब आपको स्टेनलेस स्टील मिल जाता है। तो कौन कौन धातु हो गया? तो क्रोमियम हो गया, तो क्रोमियम का Cr हो गया, लोहा Fe हो जाता है इसका फॉर्मूला, और निकेल Na, ये तीनों अगर आप मिलाते हैं, एक फिक्स रेशियो रहता है 46% या कुछ ऐसे है, वो आपको मिलाना पड़ेगा तो आपको स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा को क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं? अब देखिए क्वेश्चन इतना लंबा खींच दिया, अब सीधा एक क्वेश्चन पूछता है कि शैवाल का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, और एक और होता है कवक का अध्ययन, तो माइकोलॉजी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन यहाँ से आपको कंफ्यूजन करेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो दूध से दही बैक्टीरिया से होता है, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन कौन से बैक्टीरिया से? तो लैक्टोबैसिलस, कौन सा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से ये जीवाणु है जो दूध से दही को कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए मधुमेह रोगी, अब जो चीनी का, जिसको डायबिटीज का पेशेंट है, उनके पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? उनको जब पेशाब करते हैं तो उसमें शर्करा की अधिकता हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, स्वचालित ब्रेक, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं, ये आजकल बहुत फेमस है और हर चीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे वो ट्रक हो या फिर ट्रैक्टर हो या फिर मिट्टी जो काटता है वो मशीन हो, सब में किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक का। इसमें बहुत पावर होता है, ये पास्कल के नियम पे क्या होता है, आधारित है। पास्कल का ऐसे नियम क्या होता है, बंद द्रव में लगाया गया प्रेशर सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है, यानी यही क्या है, आपका पास्कल का लॉ है। अगला देखिए, डीएनए संश्लेषण। डीएनए क्या होता है आप लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो में हम बताएं। डीएनए से संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया है? तो कॉरबर्ग ने किया था। कौन किया था? कॉरबर्ग ने। अगला देखिए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो, कौन? हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? देखिए हाइपो को सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं? थायोसल्फेट, ये जान लीजिए, ठीक है। हाइपो भी रासायनिक नाम है, इसका थायोसल्फेट भी बोलते हैं। अब देखिए हाइपो क्या होता है और थायोसल्फेट, दोनों सेम है। अब इसका यूज कहाँ होता है? तो जैसे आप पहले पुराने ज़माने में जो कैमरा होता था उसमें आप लोग जानते हैं कि इसमें फिल्म होता था, यानी लोग उसको रील भराना भी बोलते थे। उस कैमरा में पहले रील भराते थे या फिर उसमें फिल्म भराया जाता था, या फिर उससे फिर आप फोटो खींचते थे। जो निगेटिव हम लोग को मिलता था वो वही रील को हम लोग थायोसल्फेट में धो देते थे, क्या करते, वाश करते थे, उसके बाद हम लोग को उसका निगेटिव प्राप्त होता था, ठीक है। अगला देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब एक MIC है, MIC क्या हो गया? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। यही एक गैस है जो रिसाव हुआ था कहाँ? गैस फैक्ट्री में।
इसी कारण क्या हुआ था, बहुत लोग वहाँ मर गए थे, डेथ हो गया, इसीलिए घटना कई बार पूछा गया है। तो MIC का फुल फॉर्म क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3NCO। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम, क्या ट्रिटिकम एस्टिवम, क्या ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ देगा क्या, बाघ का क्या है, तो पैंथर टिग्रिस हो गया, ठीक है। और आपसे पूछ देगा क्या, तो आम का क्या है, तो मेगिफेरा इंडिका। इस तरह से आप लोग को कुछ थोड़ा बहुत याद करके रखिए, वो आपसे पूछते रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सोनोमीटर क्या है, ऑक्सोनोमीटर से क्या मेजर करते हैं? ऑक्सोनोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं दोस्तों, तो जब पौधा में जो देखते हैं धीरे धीरे वृद्धि दर होता है, उसका कितना वृद्धि हुआ, सपोज डेट एक दिन में उसका कितना वृद्धि हुआ, उसको मेजर करना हो तो किसे मेजर करेंगे, ऑक्सोनोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, अब एक कमरे में आप रेफ्रिजरेटर रखें और उसका गलती से आपका दरवाज़ा खुल जाता है, तो कमरे का जो टेम्परेचर है पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है दोस्त, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस होता है? तो कभी कभी फ्योन भी देता है, कभी कहीं अमोनिया भी देता है, कहीं NH3 भी देता है, ये सब ध्यान रखिएगा। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक, क्या अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अर्धचालक सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं, सेमीकंडक्टर की चालकता क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर क्या होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कंडक्टर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है और नॉन कंडक्टर क्या है। तो कंडक्टर हो गया जिसको हम लोग वायर यूज करते हैं, उसी को कंडक्टर बोलते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह धारा को प्रवाहित करने में जो हेल्प करता है वही आपको कंडक्टर कहलाता है। अब देखिए सेमीकंडक्टर होगा, इसमें बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित होता है, लेकिन नॉन कंडक्टर में कुछ भी नहीं, जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, सब नॉन कंडक्टर होता है। अब आगे देखिए, मनुष्य का श्रवण सीमा कितना होता है? तो मनुष्य का श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अब इससे 20 हर्ट्ज से कम क्या होता है, अपश्रव। अब 20,000 से ऊपर वाले क्या होता है, पराश्रव। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। हरा कशिश क्या है, तो ये इसको फेरिक व्यापारिक नाम क्या बोलते हैं, तो फेरस सल्फेट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 × 7H2O। एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, हरा कशिश को क्या है व्यापारिक नाम, तो फेरस सल्फेट। अब देखिए क्वेश्चन है कैलोमेल, कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमेल का क्या है, तो मर्क्यूरस क्लोराइड। दोस्तों जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।